वो अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखे कि वो कहीं गैर मामूली एक्टिविटीज़ में मुलव्वस तो नहीं हो। कई केसों में किन पिन को भी अरेस्ट किया गया है। अच्छा जी, कई बार हमारे जो अंडर ट्रायल केसेस है उनको दिल्ली से अरेस्ट किया गया है, जहाँ से वो सप्लाई हुए थे। वो नाम बेल होने के बाद दोबारा उन्हीं एक्टिविटीज़ में दोबारा मुलव्वस है। दो तीन FIR उनके खिलाफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो वो उसके आदि रखना कि कोई मुलजिम इन्वॉल्व है या नहीं है, वो कोर्ट का काम है। सही बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कश्मीर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और इस वक्त जहां आप सबको पता होगा, न कि वादी कश्मीर में बल्कि पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त ड्रग जो है वो बढ़ चुका है। और इस मामले को लेकर जहां जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी तरफ से काम कर रही है और लगातार कोर्ट में भी इस तरीके के केसेस आते हैं, खासकर NDPS के मामले को लेकर, उसके बाद लोगों को भी खबर नहीं होती है। क्या वाकई तौर पर लोगों के अंदर भी एक खदशात पैदा होती है, क्या अगर तस्वीरें सोशल मीडिया पर पुलिस डालती है उसके बाद NDPS का जिक्र करते हैं, NDPS के तहत गिरफ्तार किया गया, हिरासत में ले लिया गया, क्या उसके बाद वाकई तौर पर उन्हें छोड़ दिया जाता है एक दो दिन के बाद? ये लोगों के दिल में खदशात है। लेकिन आज हमने सोचा, मुनासिब समझा, क्यों ना हम एडवोकेट साहब से बात करेंगे, क्योंकि एक माने जाने के ऐसे एडवोकेट जो कि वक्तन फवक्तन इन चीजों पर नजरें बने रखे होते हैं। और खासकर पुलिस का इतना काम होता है कि जब भी किसी जगह ड्रग या किसी को जो है पकड़ा जाता है तो उसके बाद फौरी तौर पर उन्हें या तो कोर्ट के में डाल दिया जाता है, उन पर केस बाज़ाब्ता तौर पर बनाया जाता है। उसके बाद जो है कोर्ट की तरफ से जो बाज़ाब्ता तौर पर वो तहरीकें होती रहती है। फिलहाल के तौर पर मेरे साथ एडवोकेट उवैस साहब है। उवैस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से आपके साथ एक बार बात हो चुकी है, लेकिन आज मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस सिलसिले में न कि हमारी नस्लें खराब हो रही है, हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं, हमारे नौजवान खराब हो रहे हैं। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि लोगों के दिल में एक खदशा है कि जिस तरीके से हम देखते हैं सोशल मीडिया या पुलिस की वेबसाइट्स पर या उनके ट्विटर हैंडल्स पर कि आज फलानी जगह को हिरासत में लिया, उसको NDPS के तहत लिया गया, लेकिन लोगों के जहन में ये चीज़ बात है कि ये सिर्फ दिखावा होता है और उसके बाद कोर्ट उन्हें रिहा करके एक दो दिन में छोड़ देती है, फिर से वही काम करता है। सबसे पहले ज़रा वो बताइएगा। देखिए, इस मामले में जो NDPS के मामले हैं, इनमें सिर्फ पुलिस और कोर्ट का ही रोल नहीं है। हर किसी इंडिविजुअल का, जो भी मेंबर है सोसाइटी का, उसके ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन चीज़ों को, अगर वो ऐसी कोई खदशात आसपास देखता है, कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे। और लाजमन कि ये वालिदैन की भी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखे कि वो कहीं गैर मामूली एक्टिविटीज़ में मुलव्वस तो नहीं हो रहे हैं जी। जो वो बाहर जाते हैं, किन के साथ उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, उनका फ्रेंड ग्रुप कैसा है, उन पर खास नज़र होनी चाहिए जी। ये रोल हम सिर्फ पुलिस और अदालतों पर नहीं रख सकते हैं। देखिए, पुलिस के पास कोई मैजिक पावर नहीं है कि उनको पता चले कि फलानी जगह पे क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। वो तो जब उनको रिलायबल सोर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलती है तब वो एक्ट करते हैं उन बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन। तो बाकी ये जो है, हर किसी इंसान का, हर किसी मेंबर जो है सोसाइटी का, उसका ये बाउंड्री ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी है कि वो आसपास भी नज़र रखे, अपने इलाकों में भी नज़र रखे कि क्या हो रहा है, नशीली अदवात कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है। तो वो हर किसी मेंबर की ड्यूटी है। बाकी जो पुलिस हमारी है वो अपनी कार्रवाई कर रही है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। अदालतें हमारी है वो अपने काम कर रही है। रहा दूसरा सवाल आपका कि क्या इनको बाद में छोड़ा जाता है, उनके बाद नहीं। जब भी कोई केस रजिस्टर होता है, द लॉ इज टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम। कम से कम ये डिपेंड होता है, जब भी किसी हम मुलजिम को पुलिस NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार करती है, उसका रिलीज, उसकी जो बेल होती है, वो डिपेंड होता है कि कितनी क्वांटिटी रिकवर हुई है। जी सर, ठीक है। ये जो NDPS का जो शेड्यूल है, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ये है जी, स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी एंड कमर्शियल क्वांटिटी। तो स्मॉल क्वांटिटी में जो केस आते हैं, जो हम देखते हैं, जो पर्सनल यूज़ के लिए ये लोग लाते हैं जी सर। जैसे कि हमारे आम ड्रग कंज्यूम जो कंज्यूम करते हैं ड्रग्स, वो खरीदते हैं किसी और से, और वो पर्सनल कैपेसिटी के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए वो रखते हैं अपने पास जी सर। और अगर स्मॉल क्वांटिटी में किसी से ये रिकवर हुआ तो वो एक बेलेबल ऑफेंस है, उसमें बेल तो हो जाती है जी सर।
ठीक है, क्योंकि वो पर्सन कैपेसिटी में उसको अपने लिए रहता है कि सोसाइटी का उसका फिर रहता है कि इंटरमीडिएट क्वांटिटी, क्योंकि ये हर किसी एक्ट का शेड्यूल में दिया हुआ है डिफरेंट क्वांटिटीज। देखिए हमारा हीरोइन है, ब्राउन शुगर है, चरस है, फुकी है, जो हमारे किस्मवार नार्कोटिक्स है, हर किसी का अलग अलग क्वांटिटी है, इंटरमीडिएट क्वांटिटी का, स्मॉल क्वांटिटी। सो रिलीज ऑफ द एक्यूज इज ओनली डिपेंड ऑन द बेस ऑफ द क्वांटिटी विच हैज बीन रिकवर्ड। तो जब किसी इंसान से, किसी मुलजिम से कोई इंटरमीडिएट क्वांटिटी रिकवर होती है तो नॉर्मली क्या होता है कि बेल नॉन बेलेबल ऑफेंस में आ जाता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में ये होता है कि फिर अदालत से उसको जमानत करनी पड़ती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये नहीं कि उसकी बेल ही नहीं होगी, ये सिर्फ नॉन बेलेबल का मकसद ये सिर्फ इतना है यहाँ पे कि पुलिस को पावर्स नहीं है कि वो उसको बेल दे दे। फिर उसको अदालत का रिव्यू करना पड़ेगा, अदालत से देखती है डिपेंडिंग अपॉन हिज केस, डिपेंडिंग अपॉन हिज इन्वॉल्वमेंट इन द केस, तो वो डिसाइड करती है बेल एप्लीकेशन। अगर इंटरमीडिएट क्वांटिटी है, जब तक पुलिस चार्जशीट कोर्ट में पेश नहीं करती है तब तक उसको बेल नहीं मिलती है। ये हमारा जो है, मैं स्पेशली श्रीनगर की बात करूंगा, जो हमारा स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट अंडर एनडीपीएस एक्ट कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, वहाँ पे ये हुआ कि जब तक पुलिस चार्जशीट फाइनल रिपोर्ट पेश न करे बेल वहाँ पे नहीं होती है। तो वो एक अपना क्राइटेरिया कोर्ट ने बनाया है। और उसके बाद जब चार्जशीट पेश होता है उसके बाद चांसेस होते हैं कि मुलजिम को बेल देते हैं, क्योंकि ये वो उसका एक लीगल राइट है ताकि वो अपना केस डिफेंड कर सके कोर्ट, वो अपनी इनोसेंस प्रूव कर सके। जी सर। क्योंकि जब तक हम किसी को गिल्टी का साबित न करें कोर्ट में, एवरीवन इज टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंडर लॉ। तो उसके बाद बेल होने के बाद जो है उसकी ट्रायल शुरू होती है। फिर जब गवाहन वाहन आते हैं, कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, अगर प्रोसिक्यूशन इज एबल टू प्रूव द केस, उनको कन्विक्शन हो जाती है। तो तीसरा मवाद जो है कमर्शियल क्वांटिटी में, कमर्शियल क्वांटिटी में 80 to 90% जो है हमारे बेल नहीं होती है। अच्छा। क्योंकि उसमें राइडर आता है सेक्शन 37 का एनडीपीएस एक्ट। अच्छा। कि जहां पर सेक्शन 37 में 2 क्राइटेरिया दिए हैं जहां पे बेल हो सकती है। एक क्राइटेरिया ये है कि अगर कमर्शियल क्वांटिटी में फॉल नहीं होता है तो बेल के चांस है। अगर कमर्शियल क्वांटिटी में फॉल होता है तो बेल नहीं होगी तब तक जब तक कि वो मुलजिम कोर्ट को ये इत्मीनान न दे कि वो बेगुनाह है। अच्छा। दूसरा ये है कि अगर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल अगर वो किसी और एनडीपीएस केस में मुलविस होता है किसी और कैंडिडेट, तब भी उसका बेल जो है सेक्शन 37 अप्लाई होता है कि नहीं जी ये जो है कारोबार ऐसी मंशात के कारोबार में मुलविस है, क्योंकि इसका दूसरा एफआईआर है, तीसरा एफआईआर है, वो उसका ग्राउंड बनता है फॉर रिजेक्शन ऑफ द बेल। तो उनको वहाँ पे क्या होता है कि वो जब तक कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल नहीं होता उनको दे आर बीइंग पुट बिहाइंड द बार्स। तो मोर देन 5,000 to 6,000 जो है एनडीपीएस केसेस इधर है जो अंडर ट्रायल्स है इस वक्त भी सेंट्रल जेल श्रीनगर और डिफरेंट जेलों में। तो ये अक्सर लोगों में कि उनको पकड़ा जाता है और फिर छोड़ा जाता है, ये सरासर गलत है। अच्छा, ये सरासर गलत है। अच्छा, ये भी जानना चाहूँगा जिस तरीके से जहाँ तक आपने पहले ही कहा कि ये काम सिर्फ पुलिस और कोर्ट का नहीं है, ये सोसाइटी का भी रोल है, बुजुर्गों का भी रोल है, और हमने बार बार ये कहा कि नहीं जब तक आप सामने नहीं आएंगे शायद यकीनन तौर पर हम उस शख्स तक नहीं पहुँचेंगे जो वाकई तौर पर एक बड़ा सप्लायर माना जाता है। लेकिन क्या हम ये माने कि इस वक्त श्रीनगर या वादी कश्मीर के अंदर मामलात खासकर ड्रग के मामलात को लेकर रोक लगी हुई है या कम हो रहा है या बढ़ रहा है, कैसा लगता है? देखिए दिन ब दिन जो लॉज हमारे आए स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, उस वजह से जो है हमें लग रहा है बीइंग एन एडवोकेट या कोर्ट में हम देखते रहते हैं कि थोड़ी बहुत रोक तो लगी है। ठीक है, जैसे कि पहले हमें केसेस आते थे एनडीपीएस केसेस में जो नॉमिनी था रजिस्ट्रेशन, कितने केस रजिस्टर होते थे, उनमें कमी तो आई है, लेकिन ये भी हम नहीं कह सकते कि टोटल खत्म हुआ है। क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं अदालतों में जो बेल होने के बाद दोबारा उन्हीं एक्टिविटीज में दोबारा मिलना होता है, 2-3 एफआईआर उनके खिलाफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो वो उसके आदी बन जाते हैं।
तो उनको फिर फर्क नहीं पड़ता है कि एफआईआर हो रहा है तो फिर भी वो कंटिन्यू करते हैं। सही बात है। तो इसमें क्या है कि अदालतें भी अपना काम कर रही है, तो लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि लोगों की भी जिम्मेदारी है इसमें, इसको कंट्रोल करने में। कमी तो हम बोल सकते हैं कि जब तक कि हम ग्राउंड लेवल पर चेंज नहीं लाएंगे तब तक तो एक कमी नहीं आएंगी, क्योंकि इसमें जो दिन ब दिन जो दे आर यूजिंग नाउ दे आर यूजिंग मॉडर्न टेक्निक्स टू इम्प्रूव दिस क्राइम। हाँ एडवोकेट साहब, एक बात जानना चाहूंगा। एक तो है ड्रग को लेने वाला, दूसरा है ड्रग को बेचने वाला। अक्सर नजरें हमारी होती है जो ड्रग लेता है, तभी हम उस पर फोकस करते हैं कि जनाब इसने ड्रग किया है, ये ऐसा है, उसके पास एनडीपीएस है। लेकिन जो असली में सप्लायर होता है वो कहीं ना कहीं, चाहे वो जहां तक हमने भी देखा है, लोग भी कहते हैं कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी लोगों से मिलता है, वो अच्छे से जाता है, अपना काम काज करता है और ड्रग भी सप्लाई करता है। तो उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई होती है, किस कानून के तहत उसे एक्ट लगा जाता है, और साथ साथ उसको पकड़ने में क्यों पुलिस या दीगर एजेंसियां नाकाम रहती है? देखिए, मैं आप ये इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि पुलिस के पास कोई मैजिक पावर नहीं है कि वो ये देख सके कि ये ड्रग्स जो आते हैं तो आते कहाँ से हैं। लेकिन ये भी हकीकत नहीं है कि जो इसमें किंग पिन जिनको हम बोलते हैं, तो लीगल वर्ड हमारा है कि जो किंग पिन होता है इस एनडीपीएस केस में, कई केसों में किंग पिन को भी अरेस्ट किया गया है। अच्छा जी, कई बार हमारे जो अंडर ट्रायल केसेस है उनको दिल्ली से अरेस्ट किया गया है, जहां से वो सप्लाई हुए थे वो नारकोटिक्स। हालांकि वो मेडिकल एजेंसी चलाते थे, लेकिन एज पर द प्रोटोकॉल द ऑफेंस वर मेड आउट अंडर एनडीपीएस एक्ट। दिल्ली से भी गिरफ्तारियां हुई हैं, बाहर रियासतों से भी गिरफ्तारियां पुलिस ने की है, कि जिनमें ये पता चलता है कि किंग पिन्स को भी वो अरेस्ट करते हैं। लेकिन अब हम लैक ऑफ नॉलेज कम्युनिकेशन जो है लोगों में, कि अब बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर फ्लॉ जो होते हैं, कि हम ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन लोगों में नहीं कर सकते, दैट विल हैम्पर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पुलिस। अगर हर कोई डिटेल पुलिस या आईओ जो होता है उस केस का मीडिया के साथ सर्कुलेट करे, डेफिनेटली जो किंगपिन होता है वो अलर्ट हो जाता है और वो कल को वो हैम्पर करता है इन्वेस्टिगेशन में उनको। लिहाजा जो भी होता है वो प्रोसीजर अपना फॉलो करते हैं। उनको अरेस्ट में कई केसों में किंगपिन अरेस्ट नहीं हो पाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस, लेकिन मेजर ऑफ द केसेस में पुलिस से कोशिश करती है कि किंगपिन्स को अरेस्ट किया जाए। जिनमें कई केसों में पुलिस जब मुलजिम को अरेस्ट करती है, मोस्ट कॉमनली व्हाट दे डू, वो उनके सीडीआर निकालती है, कॉल डिटेल निकालती है, किनके साथ कांटेक्ट में है, उनके बैंक ट्रांजैक्शंस निकालती है, जिस वजह से वो किंगपिन तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा एडवोकेट साहब, जहाँ तक वकील का काम होता है कि हर कोई केस लड़ना है, हर किसी को इंसाफ देना है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनडीपीएस के तहत है, लेकिन वही वकील साहब उनके हक में लड़ते हैं, फिर उनको रिहा करते हैं। तो क्या इस मामले में को लेकर कभी ना कभी आपको नहीं लगता है कि एडवोकेट्स को भी इससे पीछे हटना चाहिए अगर कोई एनडीपीएस के तहत है? देखिए, ये जो हमारा एडवोकेट्स एक्ट है, ये एक बाउंडिंग लीगल ड्यूटी है हर किसी वकील की कि जो भी केस उसके पास आए वो उसको वो लड़ना है। अगर वो किसी केस को लड़ने से इनकार करे, दैट विल बी द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो ये देखना कि कोई मुलजिम इन्वॉल्व है या नहीं है, वो कोर्ट का काम है। सही बात है। हमारे एडवोकेट्स का काम इतना है कि वो कोर्ट को असिस्ट करे, जो एविडेंसेस कोर्ट में पुलिस ने पेश किए हैं वो देखे, उनको माइन्यूटली हम देखें कि क्या वो उन एविडेंस के बेसिस पर मुलजिम को कन्विक्शन हो सकती है, मुलजिम को गिल्टी प्रूव हो सकता है। अगर हम ये देखें कि नहीं जी किसी भी एनडीपीएस मुलजिम में, जो भी एनडीपीएस में इन्वॉल्व है उसका केस नहीं लड़ना है, देन देयर विल बी नो लीगल एड फॉर द पर्सन्स हु आर इनोसेंट्स। क्योंकि कई केसों में क्या होता है, कई इनोसेंट भी फंस जाते हैं, तो उनके लिए फिर तो कोई दरवाजा ही नहीं है। सही बात है। ठीक है कि हर किसी का है, ये हमारा जो लीगल सिस्टम है, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये एक वेल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, एवरी पर्सन इज टू बी प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट टिल फाउंड गिल्टी। ठीक है, हर वो इंसान जो किसी केस से मुलविस है, कानून ये मानता है कि वो बेगुनाह है जब तक कि अदालत उसको गुनहगार ना माने। सही बात है। ठीक है, इसलिए एडवोकेट्स का ये रोल कि वो इन केस से पीछे हटे, वो किसी हद तक प्रोफेशनल मॉरल प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा। अच्छा।